एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम लोग बीएसए शुरू करेंगे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमारा एविडेंस का लॉ। ठीक है, 2023 बीएसए और इसका चैप्टर 1 आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 में आपका वही शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली जितना भी टाइम है हम इन्वेस्ट करने वाले हैं सेक्शन 2 में, जो हमें डेफिनेशंस बताता है। ठीक है, तो अंत तक जो है इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है एविडेंस के या साक्ष्य अधिनियम के इस वीडियो से क्लियर हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इसका प्रीएम्बल है वो है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसने कंसोलिडेट किया है, यानी कि जो भी एविडेंस के एक्ट्स वगैरह थे, साक्ष्य के जो भी सारे एक्ट से जो भी थी, उन सारी चीज़ों को जो है कंसोलिडेट किया है, साथ में लेकर किया है, सम अप किया है और प्रोवाइड किया है जनरल रूल्स या क्या प्रिंसिपल्स होंगे एविडेंस को जो कि गवर्न करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रीएम्बल है। पार्ट 1 में हमें चैप्टर 1 देखने को मिलता है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। एक बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये कि एक्ट नंबर 47 है ऑफ 2023। क्या? एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बीएनएसएस में या बीएनएस में ये बात बताई है या नहीं बताई है, लेकिन याद रखिए कि जो आपका बीएनएस है वो है एक्ट नंबर 45। आईपीसी का भी पहले एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, तो याद करना मुश्किल नहीं है। एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 ये आपका बीएनएस का। बीएनएसएस का जस्ट इसके बाद का नंबर है, दैट इज 46 ऑफ 2023। याद करने में आसानी होगी, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। कैसे याद करो, एक ट्रिक बता देती हूँ। पहले की ट्रिक, हमारे जो पुराने क्रिमिनल लॉस थे, हम पढ़ते थे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये हम जनरली ऐसे ही बोलते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी आपका पहले नंबर पे आ गया 45 यानी कि बीएनएस, 46 यानी कि बीएनएसएस और 47 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पर बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं, आसान है। अब हम प्रिलिमिनरी की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर देखेंगे, एविडेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। सबसेक्शन 1 says this act may be called भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इतना हमें पता चल गया, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। पता है, कभी अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि शॉर्ट टाइटल तो चलो ठीक है ये होता है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है, बता पाओगे लॉन्ग टाइटल क्या होता है? लॉन्ग टाइटल कुछ नहीं होता है, बस आपने बोला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। जब आप किसी एक्ट के नाम के साथ, किसी अधिनियम के नाम के साथ आप जो है, या संहिता के नाम के साथ आप अगर एक्ट नंबर जोड़ देते हैं, किसी एक्ट के साथ अगर आपने उसका एक्ट नंबर जोड़ दिया, वो अपने आप में उसका लॉन्ग टाइटल हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टाइटल अगर कोई पूछ ले तो ऐसे घबराना नहीं है कि लॉन्ग टाइटल क्या है, हमें तो कभी बताया ही नहीं गया। ठीक है, सबसेक्शन 2 says it applies to all judicial proceedings or before any court including court martial। कहता है कि ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, जो कुछ भी कोर्ट के सामने हो रही हैं, जिसमें कोर्ट मार्शल्स भी इंक्लूडेड हैं, बट नॉट टू एफिडेविट्स। लेकिन एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता है, प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अब सारे कोर्ट मार्शल पे उन्होंने अप्लाई कर दिया, कहाँ पर अप्लाई नहीं किया है? एफिडेविट पर अप्लाई नहीं किया है, और जो है आर्बिट्रेटर के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, कहाँ पर अप्लाई हो रहा है? सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर या फिर कोर्ट में। ठीक है, हम कह सकते हैं या फिर कोर्ट में, और आपका कोर्ट मार्शल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 3। तो इसमें अगर आपके पास बेयर एक्ट अभी है, वैसे होनी चाहिए आपके पास बेयर एक्ट, अगर अभी है बेयर एक्ट तो आपको उसमें लिखा होगा कि इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डे व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई, ऑफिशियल गैजेट में जब वो नोटिफिकेशन देंगे। तो अब हमारे पास डेट आ गई है, तो आप 1 जुलाई 2024 से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या होना है क्या नहीं होना है वो एक अलग पॉइंट है।
अब देखो डेफिनेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया गया है। पहले इन्होंने सबसेक्शन 1 में कहा इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज अपेयर्स। इस अधिनियम में हम कोई भी डेफिनेशन जो भी इसमें लिखी गई हैं वो वही डेफिनेशंस होंगी। मतलब अगर कोई भी वर्ड आगे चल के यूज हो रहा है इन डेफिनेशंस में से तो हम उसका मतलब वही समझेंगे जो इन डेफिनेशंस में लिखी गई हैं, अनलेस द कंटेक्स्ट अपेयर्स। अगर कंटेक्स्ट में कुछ और बात लिखी हुई है, अपनी खुद की बात अगर वो कह रहे हैं तो बात अलग है, वरना अगर कहीं पर भी ये डेफिनेशन के वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो हम उसे वही समझेंगे जो हमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गई। ठीक, तो क्लॉज ए कहता है सबसे पहले इसने कोर्ट की डेफिनेशन बताई। कोर्ट की डेफिनेशन बताई, कोर्ट में कहा गया इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। सारे जज और मजिस्ट्रेट को इन्होंने एक कोर्ट में कर दिया है। एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स को हटा करके जो भी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड है कि वो ओथ ले सकता है, लीगली ऑथराइज्ड है कि वो एविडेंस ले सकता है, उसे हम कहेंगे कि वो कोर्ट है। ठीक है, कोर्ट में क्या है? जजेस और मजिस्ट्रेट एंड एवरी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, दैट इज कोर्ट, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो है कोर्ट में नहीं। देन 2B में हमारा कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम। अब आप देखोगे तो उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं था, पहले कोर्ट था, फिर आपका फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, इस तरीके से था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो थोड़ी सी याद करने में आपको आसानी होगी। कोर्ट के बाद आपको सीधे कंक्लूसिव प्रूफ आ गया। कंक्लूसिव प्रूफ कह रहा है कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि डिक्लेयर्ड है इस अधिनियम के द्वारा टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall on proof of the one fact regard to the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. कंक्लूसिव प्रूफ एक ऐसी चीज, देखो प्रिजम्पशंस वाला पर्टिकुलर चीज जो थी प्रिजम्पशंस वाली, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, अब वो चीज हटा दी गई है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम सब कुछ जो है आपका सेक्शन 2 में अब डिफाइंड है। ठीक है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो देखो प्रिजम्पशंस 3 तरीके की होती हैं। प्रिजम्पशंस जो है आपकी वो 3 तरीके की होती है। हमें ये बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहला आपका है मे प्रिज्यूम, फिर है शैल प्रिज्यूम और तीसरा है हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 तरीके का है। तो अभी हम कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ रहे हैं। एक बात जान लो पहले, कंक्लूसिव प्रूफ एक इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन का क्या मतलब है? इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन का ये मतलब है कि कोर्ट ने अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट को अगर कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया है किसी दूसरे फैक्ट का, तो वो अब उस पर्टिकुलर चीज के लिए एविडेंसेस को अलाउ नहीं करती है। तो वो उस पर्टिकुलर फैक्ट के लिए अब एविडेंसेस को अलाउ नहीं करती है। इसलिए हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ को इस इररिबर्टेबल, एक सेकेंड, इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। इसीलिए हम इसे इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने एक बात को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया है ऑफ द अनदर फैक्ट, तो फिर अब कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगी कि आप इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस लेकर के आइए, नहीं अलाउ करेगी। जब ऐसा मान लिया तो बस वहीं पर थप्पड़ लग गया, वो बात कोर्ट ने कंक्लूसिव प्रूफ मान ली। अब आप उसको प्रूव करने के लिए या उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप जो है दूसरे फैक्ट्स जो है नहीं लेकर के आ सकते, दूसरे एविडेंसेस नहीं पेश कर सकते। बस इतनी बात आपको कंक्लूसिव प्रूफ में जाननी है। अब यहीं पर इसी समय हम मे प्रिज्यूम भी देखेंगे और शैल प्रिज्यूम भी देखेंगे। ठीक है, प्रिजम्पशंस को हम साथ में पढ़ लेते हैं। अब आप अपना पेज टर्न करेंगे तो आपको मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम की डेफिनेशन मिलेगी। 2H में आपको मे प्रिज्यूम के बारे में बताया गया। मे प्रिज्यूम क्या होता है? मे प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। जहां कहीं भी इस अधिनियम में लिखा है कि कोर्ट इस पर्टिकुलर फैक्ट को मे प्रिज्यूम करेगी, ठीक है, इट मे रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो कोर्ट जो है उस फैक्ट को प्रूव्ड मानेगी जब तक कि उसे डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है, और या फिर उसको मतलब प्रूफ के लिए मंगा सकती है कि आप जो है इसको और फर्दर एविडेंसेस देकर के आप इसे प्रूव करिए। देखो समझो बात को, मे प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन है। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है द कोर्ट शैल मे प्रिज्यूम अ पर्टिकुलर फैक्ट, तो कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम तो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने एक बार मे प्रिज्यूम कर लिया तो अब वो ये नहीं कर सकती कि या कोई पर्सन जो है
कोई दूसरी जो ऑपोजिट पार्टी है उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई दूसरे एविडेंसेस नहीं लेकर के आ सकता। मे प्रिज्यूम का मतलब ही यही है कि दूसरी पार्टी उसको रिबट कर सकती है, रिबट कर सकती है, याद रखिएगा। इसी वजह से हम इसे रिबर्टेबल प्रिजम्पशन भी कहते हैं। दूसरी पार्टी के पास भी मौका है, आप उसको डिस्प्रूव करो। अगर मे प्रिज्यूम कोर्ट ने किया है किसी पर्टिकुलर फैक्ट को, तो दूसरी पार्टी के पास मौका है कि वो उसको डिस्प्रूव करा सकती है, या कोर्ट खुद भी अगर चाहे तो, कहीं पर अगर मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है तो खुद भी अगर कोर्ट चाहे तो उसके लिए प्रूफ मंगवा सकती है कि अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है, आप फर्दर इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करें। ये मे प्रिज्यूम है, इसे हम रिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं, और ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट बाउंड हो जाती है, यहां पर कोर्ट बाउंड हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं शैल प्रिज्यूम पे। शैल प्रिज्यूम आपका 2L में डिफाइंड है, वो कहता है व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, कि कोर्ट को कोई फैक्ट जो है शैल प्रिज्यूम करना है। मतलब यहां पर अगर इस अधिनियम में कहीं लिखा हुआ है इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, तो अगर यहाँ इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ पर्टिकुलर फैक्ट, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव्ड मान लेगी जब तक कि सामने वाला, जब तक कि ऑपोजिट पार्टी उसको डिस्प्रूव ना कर दे। शैल प्रिज्यूम में और मे प्रिज्यूम में बस यही एक डिफरेंस है कि कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम में कॉल कर सकती है प्रूफ के लिए, लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट कॉल नहीं करेगी प्रूफ के लिए कि आप लाइए फर्दर एविडेंसेस पेश करिए। लेकिन ऑपोजिट पार्टी अगर चाहे तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस दे सकती है। ठीक है, मे प्रिज्यूम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मे प्रिज्यूम में हमने पढ़ा कि कोर्ट जो है, अगर इस अधिनियम में कहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव्ड मे प्रिज्यूम करेगी कि दैट पर्टिकुलर फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, या तो सामने वाली पार्टी उसको डिस्प्रूव कर दे, या फिर इट मे कॉल प्रूफ फॉर इट, या फिर कोर्ट जो है खुद एविडेंसेस मंगा ले कि अभी हम नहीं सेटिस्फाइड है, अभी आप और जो है इसमें पेश करिए। शैल प्रिज्यूम में हमने देखा कि ये भी एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। रिबर्टेबल और इरिबर्टेबल का मतलब क्या है? रिबर्टेबल का मतलब है कि अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी आप किसी पर्टिकुलर चीज को जिसको कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है, आप उसको डिस्प्रूव करने के लिए अभी आप एविडेंसेस और दे सकते हो, उसको हम रिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में ऐसा नहीं कर पा रही थी सामने वाली पार्टी, इसलिए हम उसे इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं कि अब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अब इसको जो है रिबट कर सके, इसलिए हम उसे इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। तो ये मैंडेटरी इन नेचर है, ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। यहां पर कोर्ट बाउंड होती है, यहां पर कोर्ट बाउंड नहीं होती है। यहां पर कोर्ट खुद नहीं कॉल करेगी प्रूफ के लिए, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी चाहे तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट में एविडेंसेस पेश कर सकती है। तो ये एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होती है, ये एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम इज अ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, और कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग अब कंक्लूसिव प्रूफ पे दोबारा आएंगे, मतलब कंक्लूसिव प्रूफ के आगे की बात पे हम दोबारा आएंगे। डिस्प्रूव्ड के बारे में बताया गया, तो डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। डिस्प्रूव्ड हम किसी फैक्ट के जो है बेसिस पर कह रहे हैं, किसी फैक्ट के रिलेशन पर कह रहे हैं, किसी तथ्य के रिलेशन पर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब कोर्ट के सामने मैटर आए हैं तो उसको कंसिडर करने के बाद द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट या तो वो बिलीव कर ले कि ये पर्टिकुलर फैक्ट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस को, कि मतलब वो पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसको इतना प्रोबेबल मान ले, कि एक प्रूडेंट मैन का मतलब, प्रूडेंट मैन ने सबका दिमाग खराब कर रखा है, हर जगह प्रूडेंट मैन आपको देखने को मिलेगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे सारे लॉज। प्रूडेंट मैन का मतलब है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम आदमी जिस तरीके से एक्ट करता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो प्रूडेंट मैन है। तो ये कह रहा है कि द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो कोर्ट ये मान ले कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर इसका नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल मान ले कि एक prudent man ought under the circumstances of a particular fact to act upon the supposition that it does not exist। तीन बातें कही हैं,
एक तो कहा गया कि डिस्प्रूव्ड का ये मतलब है कि जहां पर कोर्ट अपने सामने मैटर्स कंसिडर कर रही है वहां पर कोर्ट ये मान ले कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे वो डिस्प्रूव्ड है अभी। या फिर दूसरी बात क्या कही कि उसकी एग्जिस्टेंस उसकी नॉन एग्जिस्टेंस वो इतनी प्रॉबेबल मान ले कि अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन भी होता तो वो भी यही सेम चीज मानता, वो भी उसका नॉन एग्जिस्टेंस ही मानता। ठीक है, तो ये बातें इसमें कही गई। उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर फैक्ट को हम डिस्प्रूव्ड कहेंगे। आपके सामने सवाल आ सकता है कि व्हेन अ पर्टिकुलर फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, तो आपको यही लिख करके आना है। ठीक है, देन हम आएंगे डॉक्यूमेंट पे। 2D में हमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और एनी अदर मीन्स or by one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record। देखो बात को समझो, डॉक्यूमेंट में कुछ भी आ सकता है, जहां पर लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, मार्क्स हैं, कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी या ये तीनों भी, इन तीनों में से कोई भी या ये तीनों भी। अब वो एक पर्टिकुलर स्टोन हो सकता है जिसपे अगर कुछ लिखा है तो कोर्ट उसको भी डॉक्यूमेंट मान लेगी। कोई वॉल है अगर उस पर कुछ लिखा है तो कोर्ट उसको भी डॉक्यूमेंट मान लेगी। कोई टिश्यू पेपर है, कोई मान लो कोई चादर है, किसी चादर पे भी अगर लिटरली लिखा हुआ है कुछ भी और अगर वो केस से रिलेटेड है तो कोर्ट उसको भी डॉक्यूमेंट मान लेगी। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर कुछ लिखा हुआ है, लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स, कुछ भी लिखा हुआ है, पेड़ पे लोग या दीवार पे लोग दिल बना देते हैं, उसमें तीर बना देते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज भी डॉक्यूमेंट है। हर एक चीज जो कहीं लिखी हुई है कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट मान ही लेती है। ठीक है, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स के माध्यम से। अच्छा, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। वो ये बात आपको याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है जो आपका व्हाट्सएप मैसेजेस है, आपका ईमेल है, ये सारी चीजें भी जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में बताया गया है, ये इलस्ट्रेशंस बहुत बार पूछे जाते हैं प्री में। एक राइटिंग एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। मैंने आपको कहा ना कि स्टोन पे भी अगर कुछ इंस्क्रिप्शन हो रखा है, कोई मेटल प्लेट पे इंस्क्रिप्शन हो रखा है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है कोर्ट के लिए। कैरिकेचर एक डॉक्यूमेंट है। अब ये एक नया ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, पहले 5th तक ही थे इंडियन एविडेंस एक्ट में। एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि ईमेल में कोई सर्वर लॉग्स हैं, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपके मैसेजेस हो गए, आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई PDF है, कुछ भी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट की श्रेणी में अब आएगा। ठीक, 2E में हमें एविडेंस के बारे में बताया गया। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। तो देखो आप ब्रॉडली 2 तरीके के एविडेंस पढ़ेंगे आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्या? ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस नाम से समझ में आ रहा है, जो हम बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कहीं पर कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। यही यहां पर बताया गया, ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिविंग इलेक्ट्रॉनिकली, सारे वो स्टेटमेंट्स, और हम साथ में इलेक्ट्रॉनिकली जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो जो भी कोई व्यक्ति आकर के कोर्ट में कुछ बोल रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो ओरल एविडेंस की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात, in all documents including electronic or digital records produced for the inspection of the court and such documents are called documentary evidence। तो जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई मैसेजेस है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी है, उन सारी चीज़ों को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की श्रेणी में लाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया कोर्ट में, वो भी जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ठीक है, इतनी सी बात बस इसमें कही गई। एविडेंस 2 प्रकार के होते हैं आपके, कौन से? ओरल एविडेंस और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये आपको याद रखना है। अब हम आएंगे 2F पर, फैक्ट के बारे में बताया गया। फैक्ट भी 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ, जैसे यहाँ पर लिखा था इज कॉल्ड ओरल एविडेंस, इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिजिकल फैक्ट है। एक पॉइंट बात कर रहा है फिजिकल फैक्ट के बारे में और एक पॉइंट बात कर रहा है मेंटल फैक्ट के बारे में। क्या होता है ये? देखो,
Fact includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. Physical fact है, हम किसी को रोते हुए देख रहे हैं, हम किसी को चिल्लाते हुए देख रहे हैं, या कोई किसी को मार रहा है, हमने ये देखा, मैंने मर्डर होते हुए देखा, तो ये एक फिजिकल फैक्ट है. आई एम सीइंग, मैं उसको परसीव कर पा रही हूँ. कोई बदबू आ रही है, मान लो बहुत, मतलब कोई डेड बॉडी स्मेल कर रही है, तो मैं उसको अपने नोज से, अपने सेंसेस से परसीव कर पा रही हूँ. तो ये सारी चीजें फिजिकल फैक्ट में आ जाएंगी. ठीक है. और आपका दूसरा पॉइंट क्या है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस. अब कोई मेंटल फैक्ट है, कोई इंटेंशन है किसी का, कोई नॉलेज है, कुछ है, तो ये एक मेंटल फैक्ट है. ठीक है. फिजिकल फैक्ट का पता लगाना बहुत आसान है, मेंटल फैक्ट का पता लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी पता लगाया जा सकता है सर्कमस्टांसेस को देख करके. तो फिजिकल फैक्ट क्या? जो हमें सामने अपने दिख रहा है. मैंने आपको बताया कि कोई अगर मर्डर कर रहा है तो मुझे वो चीज़ दिख रही है, मैंने वो पर्टिकुलर चीज़ होते हुए देखी, तो वो एक फिजिकल फैक्ट में आ जाएगा. कोई किसी को मार रहा है, ऐसे मतलब चाटा मार रहा है, वो चीज़ अगर मैंने देखी तो वो एक फिजिकल फैक्ट में आ जाएगा. फैक्ट का हिंदी मीनिंग होता है तथ्य. ठीक है. वो एक फिजिकल फैक्ट में आ जाएगा. तो ये दोनों चीजें आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. फिजिकल फैक्ट एक ऐसा पर्टिकुलर थिंग या स्टेट ऑफ थिंग जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं. हम ये चीजें अगर कर सकते हैं, तो अगर हम अपनी सेंसेस से उसको परसीव कर पा रहे हैं, तो वो एक फिजिकल फैक्ट है. लेकिन अगर कोई मेंटल कंडीशन है, मतलब मान लो कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरा कुछ इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन है सामने वाले को मारने का भी मेरा इंटेंशन है, तो वो पर्टिकुलर चीज एक मेंटल फैक्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस देखते हैं. दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस. कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, मान लो कोई सारी बॉटल्स रखी हुई हैं, एक सर्टेन ऑर्डर में रखी हुई हैं, किसी जगह पर, किसी के घर में रखी हुई हैं, तो ये भी एक फैक्ट है. दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग, किसी पर्सन ने कुछ सुना या कुछ देखा, ये भी एक फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है भाई. दैट अ पर्सन सेड सम सर्टेन वर्ड्स, मैंने कुछ बोला, this is also a fact. That a person holds a certain opinion, has a certain intention. मैं किसी के बारे में कोई ओपिनियन होल्ड कर रही हूँ अपने दिमाग में, दैट इज अ मेंटल फैक्ट. मेरा कोई इंटेंशन है किसी को लेकर के, दैट इज अ मेंटल फैक्ट. एक्ट्स इन गुड फेथ, मैंने गुड फेथ में एक्ट किया, फ्रॉडलेंटली एक्ट किया, और यूजेज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस. ठीक है. और इज और वॉज एट स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन. तो ये सारी चीजें मिला जुला कर एक फैक्ट हो जाएगी. आगे जैसे हम बढ़ेंगे ना बीएसए में, वैसे आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि क्या हम कह रहे हैं कि मे प्रिज्यूम है, हम क्यों कह रहे हैं मे प्रिज्यूम है, हम क्यों कह रहे हैं कि शैल प्रिज्यूम है, हम क्यों कह रहे हैं कि एक फिजिकल फैक्ट है या एक मेंटल फैक्ट है, क्यों हम ये सारी बातें कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको समझ में आएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. तो ठीक है. बहुत ही छोटा सा प्यारा सा जो है आपका ये अधिनियम है, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे 167 सेक्शंस का था, अभी हमारे पास 170 सेक्शंस है, तो कोई बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं है. आपको भी देखने से लग रहा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फैक्ट एंड इशू जो है हमारा 2G में डिफाइंड है. फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग. मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. देखिए, फैक्ट एंड इशू वो चीजें होती हैं जो कि एक पार्टी असर्ट कर रही है, यानी कि एक पार्टी कह रही है कि ऐसा हुआ था, एक पार्टी कह रही है कि मुझे बी ने मारा. ठीक है. और दूसरी पार्टी कह रही है कि मैंने नहीं मारा, यानी कि ए कह रहा है कि मैंने नहीं मारा. ठीक है. समझ गए. ए बी में देखो कंफ्यूज मत हो, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई. रुको. एक पार्टी उस पर्टिकुलर फैक्ट को असर्ट कर रही है कि ऐसा हुआ था, एक पार्टी डिनाई कर रही है कि ऐसा नहीं हुआ था. तो यही चीज फैक्ट एंड इशू है. कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है? फैक्ट एंड इशू का मतलब है कि हम लड़ किस बात पे रहे हैं, हम कोर्ट में आए किस बात के लिए है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके लिए हम कोर्ट में आए हैं. कोई कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है. तो ये फैक्ट एंड इशू है ना, कि किसकी प्रॉपर्टी है वो. अभी हम इलस्ट्रेशन के मतलब से हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. फैक्ट एंड इशू, आप सिंपल मीनिंग समझिए कि एक ऐसा फैक्ट है, ये फैक्ट एंड इशू प्रिंसिपल फैक्ट होता है. मेरी बात ध्यान से समझिएगा. फैक्ट कहीं लिख लीजिए, आप अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए कि फैक्ट एंड इशू एक प्रिंसिपल फैक्ट होता है. ठीक है. बिना इसके तो कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पाएगी, कि जब पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई किस बात की हो रही है तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगी. ठीक है. तो पहले तो यह हमें पता चले कि फैक्ट एंड इशू आखिर है क्या, लड़ाई किस बात की है, किस तथ्य के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, कौन सी ऐसी बात है दोनों पार्टीज के बीच में जो इतनी लड़ाई है. ठीक है.
एक पार्टी उस पर्टिकुलर फैक्ट को असर्ट कर रही है, एक पार्टी उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिनाई कर रही है, यही है आपका फैक्ट इन इशू, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कहता है whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of the facts asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। इसे हम आगे समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या मतलब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें ऐसा क्या दिया हुआ है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बढ़ते हैं, पहले इलस्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं। पहले हम फैक्ट इन इशू समझ तो लें कि आखिर फैक्ट इन इशू क्या होता है, ठीक है। देखो, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए अक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, ठीक। ट्रायल चल रहा है, उसके ट्रायल पे फॉलोइंग फैक्ट्स इशू में है, क्या कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी, ये फैक्ट इन इशू है। क्या ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का, ये भी फैक्ट इन इशू है। दैट ए इंटेंडेड दैट ए रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या ए को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुआ था बी की तरफ से। भाई ए ने अगर बी की मृत्यु कॉज करी है तो क्या इशू है, क्या फैक्ट इन इशू है कि क्या ए ने बी की मृत्यु कॉज करी है, क्या उसकी डेथ कॉज करी है, क्या उसका इंटेंशन था उसकी डेथ कॉज करने का, क्या ए का ग्रेव और क्या ए को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिला था बी की तरफ से, क्या ए के दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बी डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। क्या ऐसा तो नहीं है कि ए जो है जिस समय उसने बी की डेथ कॉज करी वो अनसाउंड माइंड का था या इनकेपेबल था कि वो जो ये कर रहा है उसकी डेथ कॉज कर रहा है या मर्डर कर रहा है, कि वो इस पर्टिकुलर बात को नहीं समझ पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है, ठीक है। इतना हमें फिलहाल अभी पता है, होना चाहिए फैक्ट इन इशू के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 2H, हम देख चुके हैं मे प्रिज्यूम क्या होता है। 2I पर आते हैं नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड हम ऐसी पर्टिकुलर फैक्ट को कहेंगे जिसको ना ही पार्टीज प्रूव कर पाई हैं और ना ही उसको जो है डिसप्रूव कर पाई है, ना ही वो पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव्ड है और ना ही उसको डिसप्रूव कर पाई है, मतलब ना ही कोर्ट को ये बता पाई है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही कोर्ट को ये बता पाई है कि पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस फैक्ट को कोर्ट मान लेती है दैट इट इज नॉट प्रूव्ड, ठीक है। 2J में प्रूव्ड की डेफिनेशन बताई गई है। प्रूव्ड क्या होता है, हमने डिसप्रूव्ड देख लिया। अब प्रूव्ड में जैसे हम डिसप्रूव में देख रहे थे कि कोर्ट ये कह रही है कि नॉन एग्जिस्टेंस है इस फैक्ट का, लेकिन प्रूव में कोर्ट कहती है कि एग्जिस्टेंस है फैक्ट की, तभी हम उसको प्रूव्ड मानेंगे। भाई जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या ऐसा था उस वक्त, तो हम उसको प्रूव्ड कैसे मान लें। देखो क्या कह रहा है, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। एक फैक्ट को कोर्ट प्रूव्ड तब मानती है जब मैटर्स कंसिडर करने के बाद द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, कोर्ट ये तो बिलीव कर ले कि हाँ ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और कंसिडर द एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन। या फिर कोर्ट ये कंसिडर कर ले, उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल कंसिडर कर ले कि एक प्रूडेंट मैन भी होता तो उसको भी सारी चीज देख करके यही लग रहा होता कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था। फिर से एक बार समझो, प्रूव्ड फैक्ट कोर्ट तब मानती है जब कोर्ट को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन भी उस समय सारी चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, सारे एविडेंसेस को देखते हुए इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव्ड ही मानता, ठीक है। तो कोर्ट कहेगी दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज प्रूव्ड, और डिसप्रूव्ड में इसका उल्टा है, ठीक है। अब हम आएंगे 2K पे। 2K हमें रेलेवेंट के बारे में बताता है। तो फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट। देखो रेलेवेंट का क्या मतलब है कि रेलेवेंट है, अब कोई अगर पर्टिकुलर चीज है केस में, देखो फॉर एग्जाम्पल कि मर्डर हुआ है, जैसे हमने पढ़ा ना कि ए ने बी का क्या मर्डर कॉज किया। अब अगर यहाँ पर मैं ये पर्टिकुलर फैक्ट को अगर मैं रेलेवेंट करना चाहूँ कि जो है जेड ने क्या खाना खाया था, तो क्या ये पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट है केस के लिए, क्या इसका कोई मतलब है, इस पर्टिकुलर चीज का कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। जेड कहाँ से आ गया, हम तो ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं ना कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी। तो रेलेवेंट का मतलब वही है कि जो चीज केस से कनेक्टेड है आप उसके बारे में बात करिए, उसके अन्यथा आपको कोई बात नहीं करनी, ठीक है। तो a fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to relevancy of fact, ठीक है। आपके आगे के जो सेक्शंस हैं उसमें बता रखा है कि कौन से फैक्ट को हम रेलेवेंट मानते हैं और कौन से फैक्ट को हम रेलेवेंट नहीं मानते हैं।
जिन फैक्ट को रेलेवेंट मानते हैं कोर्ट उनको एडमिट कर लेती है, और जिन फैक्ट को कोर्ट रेलेवेंट नहीं मानती तो उसको एडमिट भी नहीं करेगी। ठीक है, अब ये सारी बातें जब हम टेक्निकलिटी में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट है या केस से कनेक्टेड है। कोर्ट किसी भी फैक्ट को रेलेवेंट तभी मानेगी जब वो केस से कनेक्टेड होगा। अगर वो केस से कनेक्टेड नहीं है, उससे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी पता चल रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को जेड का एग्जांपल दिया, तो क्या उससे उस पर्टिकुलर फैक्ट से कोर्ट को कोई मतलब है? कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ उनका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट रेलेवेंट नहीं मानेगी। ठीक है, तो सारे डेफिनेशंस हम लोगों ने देख लिया। अब सबसेक्शन 2 में बस इतनी सी बात कही गई है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यहाँ पर इस पर्टिकुलर अधिनियम में यूज किए गए हैं, लेकिन उन्हें डिफाइन नहीं किया गया इस अधिनियम में, जो पर्टिकुलर वर्ड्स या एक्सप्रेशंस इस अधिनियम में यूज किए गए हैं, लेकिन अगर उसे डिफाइन नहीं किया गया है तो उसकी जो डेफिनेशन है हम समझेंगे IT एक्ट से, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, या फिर आपके BNSS से। बस इतनी सी बात जो है इसमें कही गई है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी, और अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी डाउट है तो आगे के सेशंस में जो है सारी बातें क्लियर होंगी कि क्या डिस्प्रूव्ड है आपका, क्या प्रूव्ड है, क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं। क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है कि उन्हें थोड़ी सी ऐसी एम्बिग्विटी लग रही हो कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ जो है अभी नहीं समझ में आई, तो टेंशन मत लो। आगे के जो पर्टिकुलर लेक्चर्स हैं उसमें सारी चीज़ें जो है जब हम थोड़ा सा और इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे ना तो हमें और चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर मैं सब कुछ समझा दूंगी तो सारी चीज़ें मगअप हो जाएंगी। अभी सिर्फ इतना समझो ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस है। अब ये जब डेफिनेशंस ये वर्ड्स जब आगे यूज़ होंगे पूरे अधिनियम में तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो। आगे के लेक्चर्स भी इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।